Hello students, a very warm welcome to all of you once again in this video of Mizo STD video classes. Now, as it is mentioned in this first slide, we are going to discuss JEE main pattern questions based upon your topic, that is very important topic, laws of motion. So, what exactly the idea of this particular video? Idea is simple. Whatever we learned in this particular video, that is laws of motion, particular videos of this particular chapter, तो जो कुछ हमने वहाँ पे सीखने की कोशिश की है, with the help of these questions we will try to you can say revise those concepts. ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस ले रहा हूँ. ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है इस टाइप के एक्सरसाइजेस में कि आपके पास में एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है. 30 into 30 into 30 90 क्वेश्चंस एंड यू हैव 3 आवर ड्यूरेशन. तो आपके पास में 3 मिनट का टाइम है एक क्वेश्चन के लिए एट द मोस्ट इन फिजिक्स. ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो आप अगर इफेक्टिवली देखो तो 92 मिनट का ही टाइम आपके पास आएगा. ठीक है ना, 180 हो गया, 180 मिनट्स. बट यहाँ पे मैं 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम डिवोट नहीं करूँगा, बिकॉज वी हैव टू मेक अवर प्रैक्टिस इन सच अ मैनर कि हम क्वेश्चन को स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में कर सकें. फाइन. तो 90 क्वेश्चंस 180 मिनट्स ऐसा सोच के हमें अपनी प्रैक्टिस को करना है. ऑब्वियसली अभी ये शुरुआती वीडियो है तो हो सकता है मैं ज़्यादा टाइम दूँ. फाइन. सो दैट्स वाई आई सेड कि 30 मिनट्स फॉर दीज 10 क्वेश्चंस. इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा. तो प्रोसेस क्या रहेगी, मैं सबसे पहले क्वेश्चन एलिबरेट कर दूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू 1 or 2 मेथड्स ऑफ अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन. कोशिश हम लोग करेंगे हर क्वेश्चन अगर पॉसिबल है उसमें कुछ ऐसा ट्रिक या टिप्स तो उसको जरूर स्टडी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वे. हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. एन एलिवेटर वेट 4000 kilogram, lift आपकी. When the upward tension in the supporting cable is 48,000, what is the upward acceleration? ये पता है कब की सिचुएशन है, लिफ्ट रुकी हुई नहीं है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ. और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो हमारे पास मैं ये स्पेस यूज़ करूँगा और थोड़ा सा हो सकता है ये चीज़ छुप जाए, बट डोंट वरी क्योंकि आपको ये मैंने समझा दिया है तो ये स्पेस मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ. T इज इक्वल टू mg प्लस ma. भाई ये बेसिक फार्मूला हम लगाएंगे इसमें. ठीक है, सो T इज इक्वल टू mg प्लस ma में अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ये कह सकता हूँ कि T इज इक्वल टू mg प्लस a. चलेगा, कॉमन ले लिया मैंने. अब देखिए एलिवेटर का वेट गिवन है मुझे और जो सपोर्टिंग केबल है उसमें जो टेंशन है वो मुझे गिवन है. ठीक, तो इन दोनों का यूज करके अगर मैं ये कहूं कि G प्लस A जो मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 12, तो आप एक्सेप्ट करोगे? आप में से बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, अरे सीधी सी बात है, ये हमें गिवन है और ये गिवन है, ये किलोग्राम में है न्यूटन में नहीं है, ध्यान रखिएगा. तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करने की गलती मत करिएगा, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है. ठीक, तो ये मुझे 12 मिल गया, अरे T बाई एम किया, G प्लस A मिल गया. अब देखिए मुझे निकालना है A. ठीक है, तो सिंपली तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि A इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस वैल्यू ऑफ G, सॉरी A बराबर मुझे मिलेगा 12 माइनस G. फाइन. तो यहां से मैं ये यूज कर पा रहा हूं वैल्यूज और इसको अगर मैं 9.8 रख लूं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे गिवन है अगर मैं इसको 10 रखूंगा तो मुझे 2 आएगा, 2 गिवन नहीं है. तो एक बात तो क्लियर है कि मुझे G की वैल्यू 9.8 रखनी चाहिए. तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप रिकॉल करो तो जब वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं तो उसमें मैंने पर्सन इन द लिफ्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन, पर्सन इन द लिफ्ट मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन, विद डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, विद रिटार्डेशन, और ये सारे के सारे केसेस आप अपने आप को लिफ्ट में रखो, आई मीन लिफ्ट में जाओ और बटन को प्रेस करो. व्हेन इट इज मूविंग अप फील करो, यू विल फील कि आप स्लाइटली हैवी हो रहे हैं.
हैवियर फील आएगा। और ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है इजीली यू कैन अरेंज अ वेइंग मशीन, उसको रख लीजिए लिफ्ट के अंदर, उसके ऊपर आप खड़े हो जाइए, लिफ्ट का बटन पुश करिए, रीडिंग देखिएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे आपको सोचना पड़े या कि मानना पड़े कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो कुछ है वो एक्सपेरिमेंटली आप वेरीफाई कर सकते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखिए, एन एलिवेटर एंड इट्स लोड वेट अ टोटल ऑफ 800 किलोग्राम। चलिए मैं एक एलिवेटर में चला जाता हूं, ठीक। तो जब मैं एलिवेटर में चला गया तो मेरा वेट मतलब जो वजन है वो और जो एलिवेटर है वो मिलके 800 किलोग्राम आता है। आपको जो सपोर्टिंग केबल है उसमें टेंशन निकालना है, कब? जबकि एलिवेटर ओरिजिनली मूविंग डाउनवर्ड एट 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट with constant retardation in a distance of 50 मीटर। चलिए, मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है, तो हम फिर से सोचते हैं। से फॉर एग्जाम्पल इन रियलिटी आई एम लिविंग ऑन 22nd फ्लोर, ठीक है। तो मैं 22nd फ्लोर पे लिफ्ट में आया, जैसे मैं खड़ा हुआ तो मेरा वेट प्लस लिफ्ट का वेट, केबल पे टेंशन पड़ गया। आपने देखा होगा कि कई सारी केबल अटैच रहती हैं लिफ्ट के साथ। मैंने बटन प्रेस कर दिया, लिफ्ट नीचे चलनी शुरू हो गई, ठीक। सपोज मुझे ग्राउंड फ्लोर पे आना था, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि ग्राउंड फ्लोर पे आके लिफ्ट अचानक रुक जाएगी, वो धीरे धीरे डीएक्सेलरेट होती है। तो वो डीएक्सेलरेट हुई और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, फिर वो इतने डिस्टेंस में डीएक्सेलरेट होकर रुक गई। आपको निकालना है कि जो टेंशन है सपोर्टिंग केबल में वो कितना होगा। भाई ये कैलकुलेशन इसलिए भी बहुत जरूरी है, सपोर्टिंग केबल का टेंशन अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपने देखा होगा लिफ्ट में लिखा रहता है मैक्सिमम लोड दिस मच, और कई बारी लोग ज़्यादा अंदर आ जाते हैं या सामान आ जाता है तो लिफ्ट फिर एक सायरन जो है क्रिएट करती है एंड वो मूव नहीं करती है। फिर सपोर्टिंग स्टाफ आता है, लिफ्ट ओपन करता है, लोगों को बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेशन उसमें रहती है, नहीं तो फिर क्या होगा कि रोप ब्रेक कर सकती है एंड सम एक्सीडेंट में हैपन। फाइन, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आज के लिफ्ट में ये सारी प्रोसेस रहती है। आइए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। हमें निकालना है सपोर्टिंग केबल में टेंशन। सपोर्टिंग केबल में टेंशन निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं फार्मूला डालूंगा T = mg माइनस ma। नीचे आ रही है, रिटार्ड हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उस तरीके से जब मैं फार्मूला लिखूंगा तो मैं फार्मूला लिखूंगा T = mg प्लस ma। रिटार्डेशन है ना, रुकेगी तो मुझे हैवी फील कराएगा। तो मेरे पास m तो हो गया, मैं और लिफ्ट मिलके, टेंशन मुझे निकालनी है, ठीक है। g का वैल्यू मुझे पता है, चलो भाई 10 या 9.8 रख लेंगे। प्रॉब्लम है a कैसे निकाला जाए। चलिए आइए, a निकालने के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं क्लास 9th में जाऊंगा और ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। देखिए v की वैल्यू आप भूल जाइए उसको थोड़ी देर के लिए। यहां देखिए v की वैल्यू तो 0 हो जानी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको, उसकी वैल्यू आप रख दीजिए। तो एक्सेलरेशन बच्चों मुझे मिलेगा v² माइनस u² अपॉन ट्वाइस s। ठीक, अब हम लोग इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। तो मुझे a आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकल गया मेरा वैल्यू एक्सेलरेशन का। अब जब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया तो भाई मैं अब इसमें वैल्यू रखता हूं t की। तो t मुझे मिलने वाला है mg माइनस ma। ध्यान दीजिएगा ये माइनस का साइन इसके रिटार्डेशन को शो कर रहा है। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, मैं नहीं पुट कर रहा हूं, आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली मैं आपका टाइम वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में खराब नहीं करना चाहता। इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे आएगा 1.1 × 10⁶ न्यूटन, और वो मेरा आंसर जो है ये 1.1 × 10⁴, यस 10⁴ न्यूटन की वैल्यू मुझे आएगी सॉल्व करने के बाद। आप चाहो तो ऐसे भी रख लो 800 × 10 माइनस 800 × दिस, और आप सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको वैल्यूज निकल जाएंगी।
So these two questions I tried to focus on one simple concept, और वो कॉन्सेप्ट जुड़ा था कि जब एक लिफ्ट या एलिवेटर ऊपर की तरफ चलेगा या नीचे की तरफ चलेगा, रिटार्ड करेगा या एक्सेलरेट करेगा, तो आपको कैसे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। मैं फिर से मेंशन कर दूं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप इस एक्सरसाइज को करें तो प्लीज़ इसको रोक के थोड़ी देर के लिए वो एक 5 मिनट का रिवीजन जरूर करिएगा। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप, डाउन, एक्सेलरेटिंग, डी एक्सेलरेटिंग और फ्री फॉल, गॉड फॉरबिड्स वो ब्रेक हो जाती है जब केबल, तो फ्री फॉल जो होगा वो क्यों होगा, तो अभी जो फार्मूला मैंने लिखा T इक्वल टू mg माइनस ma, वो हो जाएगा mg माइनस mg, और ये वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी। ठीक, तो इसको रिवाइज जरूर करिएगा। लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज दिस मच। अच्छा, इस फोर्स में मुझे खास क्या दिख रहा है? खास मुझे ये दिख रहा है कि ये फोर्स जो है वो दो डायरेक्शन में है, एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट में था, व्हाट वुड बी इट्स पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। चलिए इसको पहले विजुलाइज करते हैं। मेरे सामने एक चेयर रखी हुई है, एक टेबल भी है। इस चेयर में मैं एक रस्सी बांध देता हूँ। ठीक, उस रस्सी के एक एंड को मैं पकड़ के ऐसे खड़ा हो जाता हूँ और कोई दूसरा फ्रेंड मेरा रस्सी को उधर से पकड़ लेता है। अब मैं रस्सी को इधर खींच रहा हूं, मेरा फ्रेंड रस्सी को उधर खींच रहा है, तो ऑब्वियसली टू फोर्सेस आर एक्टिंग, वन इन दिस डायरेक्शन, अनदर इन दिस डायरेक्शन। ठीक, तो दो कंपोनेंट फोर्स के वो आ गए। अब ये चेयर ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ये चेयर किसी और ही डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, कहां जाएगी? तो आप अगर एंगल निकालोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू fy/fx में जाएगी। फाइन, अब मुझे ये निकालना है कि किसी टाइम t के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब ये चेयर कहां पे पहुंच जाएगी ऐसे चलते हुए। ये क्वेश्चन है। फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल पढ़िए उसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के साथ कोरिलेट करके सोचिए, आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो यहां से मुझे साफ दिख रहा है कि एक तो मेरा fx कंपोनेंट है 10 न्यूटन, भाई फोर्स है तो न्यूटन में लिख देते हैं हम इसको, और दूसरा मेरा fy कंपोनेंट है 5 न्यूटन। अब एक बात बताइए, ये चेयर मैं इधर पुल करूंगा तो इधर भी एक्सेलरेशन लगेगा, मेरा फ्रेंड उधर पुल करेगा तो उधर भी एक्सेलरेशन होगा। तो क्या यहां पे मैं ये कह सकता हूं, ये भाई थोड़ा छुप रहा है, ये भी तो सॉरी ये भी तो होगा x विद रिस्पेक्ट टू दिस, और इसमें ay होगा। ठीक है, अच्छा मास गिवन है मुझे, तो क्या मैं ax और ay निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो ax जब मैं निकालूंगा तो बच्चों मैं रखूंगा ax इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एम। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरा 10 अपॉन कितनी वैल्यू है ये 10 इंटू 10 टू द पावर -3 बराबर मुझे मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं करना नहीं चाह रहा था, बट अब कई बारी बच्चे सोचते हैं कि भाई टीचर ने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो प्रॉब्लम है। 5 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -3, बट डोंट वरी मैं हर बार ये नहीं लिखूंगा, तो ये आएगा 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब आइए हमें निकालनी है कि व्हाट वुड बी इट्स पोजीशन। तो मैं x कोऑर्डिनेट निकाल लूं, y कोऑर्डिनेट निकाल लूं, और मैं फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट r की बात कर लूं। तो भाई x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरा फार्मूला है +12 ax t स्क्वायर, ut + ½ at स्क्वायर, यही वाला तो फार्मूला मैं डालूंगा। तो बच्चों इसको जब मैं डालूंगा तो मुझे x मिलेगा इतना। वैल्यूज आप रख लीजिएगा, बहुत कैलकुलेशन करके मैंने आपको शो कर दिया है। सिमिलरली भाई y हो जाएगा t + ½ ay t स्क्वायर।
जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 6250 मीटर। ठीक, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं और मैच करा लेते हैं। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए के अलावा और कोई सही ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें आई कैप, इसमें जे कैप। ठीक, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने इसी का तो यूज किया है, एक्स वाई। ठीक, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के बेस पे एक थोड़ा ट्विस्टेड सा क्वेश्चन बना दिया जाता है, जस्ट टू चेक कि हाँ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या आ रही है ना। F = ma तो सब बच्चों को याद होगा, लेकिन उसको अप्लाई करना कई बारी कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो मैंने सिर्फ ये कोशिश करी है कि आप थोड़ा सा सेंसिटाइज रहो और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हाँ, ये भाई फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार है, ऑटोमोबाइल लिखा है, कार ही तो हुई ना, कार या बाइक, इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड v। ठीक है, जाने दीजिए, मुझे क्या। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज म्यू, होना चाहिए, जरूरी है। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड इज हाउ मच। अच्छा, तो मैंने ब्रेक लगाए, ऑटोमोबाइल जा रहा था v वेलोसिटी से, तो कितनी डिस्टेंस में ये रुक जाएगा? व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस इन विच इट विल स्टॉप? दैट इज आवर क्वेश्चन। फाइन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा इधर और हट जाता हूं, हालांकि ये क्वेश्चन में यहाँ पे लैंग्वेज है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो मेरे पास एक रिजल्ट है v² = u² - 2as। ठीक, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालनी है, यानी कि s निकालना मेरी मजबूरी है, टारगेट है। और भाई इसकी वैल्यू 0 हो जानी है, रुक जाना है ना। तो अब आप देखो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि u² = 2as है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो s बराबर आएगा u² / 2 μg। इस सिचुएशन में a क्या हो जाएगा? μg ही तो होगा। कितना फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है। तो u² या v² जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप रख लीजिए, v² / 2 μg, that is going to be your answer. So A is your correct answer. यहाँ पे आप ये देखो कि ये सिंपल सा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। कई बारी बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बड़ी लंबी सी कैलकुलेशन कर डालते हैं। सबसे पहले वो FBD बना लेते हैं, FBD बनाने के बाद में फिर वो उसका कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है वो तो खैर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस ज़्यादा नॉलेज को कितना टैक्टफुल्ली आप एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ कर पा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे 3 घंटे में यानी कि 180 मिनट में आप हार्डली 50 क्वेश्चन कर पाए, सब में मिला के मीनिंगलेस है। तो हमें न केवल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सीखना है, बट शॉर्टेस्ट मेथड जो है वो भी सीखने हैं, जो ट्रिक्स हैं वो भी सीखनी है। ठीक है, और इस तरीके से प्रैक्टिस करके आपको कोशिश ये करनी है कि आपके पास ये रेडी रेफरेंसेस जो है वो इस तरीके से तैयार रहें कि आप आसानी से इनका यूज कर सको। चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक ब्लॉक रख दिया गया है। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं शो करना चाहिए, बट जस्ट टू गिव यू द फीलिंग। ये एक ब्लॉक रख दिया गया इसके ऊपर। थीटा के वैल्यू हम लोग रख लेंगे, इसका मास भी रख लेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। ठीक, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज
फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। अब इसमें अगर मैं इस वक्त सारे फोर्सेस शो करना शुरू करूं तो भाई यही तो सारे फोर्सेस निकलेंगे। खुद आप देखो, वेट mg cos थीटा, mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन n, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। ठीक, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखें आप। मैं शॉर्टेस्ट वे में इसको बता दे रहा हूं आपको। फ्री बॉडी डायग्राम इतना अच्छी प्रैक्टिस हो बच्चों। अब आप खुद सोचो, क्या अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ड्रॉ दिस इंटायर फ्री बॉडी डायग्राम इन एग्जामिनेशन हॉल? इट विल टेक मोर देन 5 to 8 मिनट्स। और कहीं गलत हो गया तो फिर सोचो क्या होगा। तो हमें थोड़ा सा फास्ट मोड में ये चीजें सीखनी हैं। ठीक, आइए मैं यहां पे सीधी इक्वेशन लिख रहा हूं कि R इज इक्वल टू है mg cos ऑफ थीटा। अभी मैंने डायग्राम में बनाया था, n या R जो भी आप कह सकते हो। और Fs बच्चों होता है म्यू s इंटू आर। तो Fs को मैं लिख दूं म्यू s mg cos ऑफ थीटा। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मैंने s इसलिए लिखा है क्योंकि स्टैटिक की बात की जा रही है। ठीक, तो ये Fs जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 11.9 न्यूटन। कुछ नहीं किया, मैंने सारी वैल्यूज रख दी हैं जो मुझे प्रॉब्लम में गिवन है। साइन और कॉस और ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। कॉस 30 का मतलब हो गया कितना, 1√3/2। सॉल्व कर लीजिए। √3 की वैल्यू याद रखिए 1.72। इतना भी अगर आपको ध्यान रहता है तो वो भी मोर देन इनफ है। चलिए, अब एक्चुअल फोर्स जो है स्लाइडिंग का, फ्रिक्शनल फोर्स, वो अगर आप देखो तो mg sin थीटा ही है। और बच्चों वो जो है मेरा वो आएगा 9.8। ये 9 है भाई, मैं बिगाड़ के इसको बड़ा सा लिख देता हूं। ठीक, तो कौन सा आंसर करेक्ट आएगा? तो भाई सी आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? एक्चुअली यही फोर्स है जो अपोज कर रहा है जब तक मोशन शुरू नहीं हो जाता है। अच्छा, इसमें आप लोग कई लोग एक चीज मिस कर रहे होंगे, मैं मेंशन कर देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ध्यान रखिएगा, ये जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे अपने आप को बढ़ाता है। जब इसकी वैल्यू इससे कम हो जाएगी तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैं लूंगा उसमें थोड़ी कैलकुलेशन को मैं स्किप करूंगा क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंपल्स का। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed which is equal to 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए मान लीजिए मैं बेसबॉल खेल रहा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे v वेलोसिटी से बॉल फेंकी जाती है तो मैं उसको इस तरीके से हिट करता हूं, डिफ्लेक्ट करता हूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा फास्ट बॉलर को बैट्समैन बहुत क्लेवर ट्रिक से बस गाइड कर देता है बॉल को फ्लिक करना और बॉल आराम से 4 रन के लिए जाती है। वो करता क्या है, जो बॉलर है उसकी जो उसने एनर्जी लगा के बॉल डाली उसी को सिर्फ डायरेक्शन दे दी, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप उसको अगेंस्ट हिट करोगे ना तो पहले आपको उसकी वेलोसिटी किल करनी पड़ेगी, फिर अपनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो क्यों एफर्ट लगाया जाए, बस उसको डायरेक्शन दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो वही रहती है, एक डायरेक्शन पे आ जाती है। तो चलिए जरा रेफरेंस ले लेते हैं। ये ऐसे करके इसने कर दिया। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में आ गई व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल एंड मास ऑफ द बॉल इज गिवन। तो बच्चों इस सिचुएशन में मैं जो जे कैलकुलेट करूंगा इंपल्स, वो मैं लूंगा jx² प्लस jy²। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है, तो मुझे नेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब एक दो चीजें जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले 54 किलोमीटर पर आवर को आपने बनाना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, तो 18 एंड दिस ये आपको दे जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी आपकी 15 मीटर पर सेकंड। तो jx जो आएगा भाई मुझे वो आएगा mvfx। इसका मतलब है m
इंटू फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस माइनस mv/x। मुझे लगता है सारे टर्म्स का मतलब आपको क्लियर है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वैल्यूज हम लोग रख लेंगे, हमें ये सॉल्व होके मिलेगा 3.84 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसी तरीके से jy जब मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा mv फाइनल y माइनस mv इनिशियल y। चलिए यहां पे जब मैं वैल्यूज रख के सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा 1.59 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। तो भाई ये जब मैं यहां रखूंगा तो j बराबर मुझे मिलेगा अंडर रूट में 3.84 का स्क्वायर करिएगा, ये आपको रफली 17.27 के आसपास आएगा। ठीक है, अच्छा ब्यूटीफुल चीज इस क्वेश्चन की ये है बच्चों कि अगर मैं इसका वो निकालना चाहूं अंडर रूट, तो 4 4 जा 16 तो मुझे साफ दिख रहा है कि 4 से कम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 17 है, तो ज्यादा आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। एक चीज मैं इस क्वेश्चन के लिए कहना चाहूंगा, दिस क्वेश्चन इज हियर टू चेक हाउ मच योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एसोसिएटेड विद दिस इंपल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में यह है कि वो आपका टाइम खराब कर रहे हैं। कहां के लिए, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैंने तो जल्दी से कर दिया, चूंकि मैंने कर रखा है तो मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं। अगर अदरवाइज आप वैल्यूज पुट करोगे ना, फिर इसका स्क्वायर करोगे, सो दैट विल टेक रियली टाइम। अब होता क्या है कि 30 क्वेश्चन में से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो आपको सिंपल क्वेश्चंस पे टाइम सेव करना है और ऐसे क्वेश्चंस के लिए वो टाइम यूटिलाइज करना है। इसे कहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट, और ये आपको डे 1 से सीखना है प्लीज। क्योंकि आप देखो ना, 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 15 लाख में से आप IITs में आना चाहते हो तो आपकी रैंक लेस देन 8000 होनी ही चाहिए। ठीक है, तो भाई लेस देन 8000 के लिए अब आप सोच लीजिए कि आपको कितना परफेक्ट अपनी प्रिपरेशन को रखना है। चलिए भाई 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई तरीके से पूछा जाता है। ये होता क्या है, इमेजिन करिए, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक चेन ले लेते हैं हम लोग और उस चेन को थोड़ा पोर्शन यहां रख देते हैं, बाकी हैंग कर देते हैं। आपसे इससे क्वेश्चन क्या रिलेटेड पूछे जाते हैं, कितना एनर्जी खर्च होगी जब पूरी चेन ऊपर आ जाएगी, कितना लेंथ में नीचे और वो कर दूं कि पूरी चेन नीचे गिर जाएगी। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। लॉज ऑफ मोशन में इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ हद तक एफबीडी का यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर कर लेते हो, WPE आप लोग बहुत प्यार से इस चैप्टर को बोलते हो, तब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन लिखनी पड़ती हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने चूंकि वर्क पावर एनर्जी नहीं करा है, अभी तो हम लॉज ऑफ मोशन में है ना, तो हम इसका एफबीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे। आइए, length of a chain to be L and coefficient of static friction mu. Calculate the maximum length of the chain which can be held outside a table without sliding. तो बच्चों एक ये टेबल थी, है ना, हवा में नहीं है भाई, ये इस टेबल के लेग्स हैं और इसके ऊपर एक ये चेन रखी हुई है, कुछ पोर्शन चेन का सॉरी हैंग कर रहा है। ठीक, इस तरीके से। अब ये जो पोर्शन यहां रखा हुआ है, इसके ऊपर फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि वो मैक्सिमम लेंथ क्या है जो इसके बाहर हैंग कर रही है और चैन गिर नहीं रही। सोचिए आप, इस वाले चैन के पोर्शन को मैं हल्का सा नीचे करूं तो हो सकता है कि 1-2 कॉर्नर ये नीचे आने के बाद पूरी की पूरी चेन गिर जाए, है ना। तो मुझे वो निकालना है कि कितनी मैक्सिमम लेंथ ये हैंग कर सकती है इसकी। ठीक, तो एट टेबल L - y, इसका मतलब जानते हैं क्या है,
L टोटल लेंथ है, मान लीजिए y हैंग कर रही है। चलिए यहां पे डायग्राम में ऐड कर देता हूं। तो टेबल के ऊपर कितनी बची? L माइनस वाई। ठीक, L माइनस वाई टेबल पे बची, तो W प्राइम इज इक्वल टू M बाई L। ये क्या हुआ? अगर मास पूरी चैन का M हम ले लें तो एक सेगमेंट, यूनिट सेगमेंट का M बाई L होगा। मैंने वही काम किया, M बाई L इंटू L माइनस वाई इंटू जी। नो प्रॉब्लम, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग कह लेते हैं। और टेबल के ऊपर कितनी बची भाई जो हैंग कर रही है? वो हो गई इतनी। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, लेकिन ये खुद किसके बराबर हो जाएगा? ये खुद बराबर हो जाएगा म्यू डब्ल्यू प्राइम इज इक्वल टू डब्ल्यू। वैल्यूज 1 और 2 में से यहां पे यूज कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद आपको निकलेगा म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। इसका एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में आपको फ्रिक्शन की चीज कंसीडर नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर हमारे लॉसेस शुरू हो जाते हैं, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को और डिस्कस किया। ये बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसको अगर आप ध्यान रख सके ना तो सिंपल सिचुएशन यही आनी कि भाई म्यू नहीं होना है इसमें, और मैं लिख दूं इसके लिए, मैं जितना भी वेरी वेरी लिखूं ना उतना ही कम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप 2 चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन को श्योरिटी के साथ में ले सकते हो। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हम लोगों ने करे, तो अब हम लोग ना थोड़े मजेदार क्वेश्चन करते हैं। आइए 8. A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. समझ में आने लग गया होगा, ठीक है? सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है। The motion of the particle takes place in a plane. It follows that its velocity is constant. नहीं, बहुत ध्यान दीजिए, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नहीं भाई, एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ है, डायरेक्शन चेंज होगी। सर्कुलर मोशन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिला के मैंने क्वेश्चन बनाया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वो 3-4 कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। बहुत अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी में क्या एंगल, उसकी डायरेक्शन की बात हम करते हैं? नहीं, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, और मैग्नीट्यूड हमारा फिक्स है। यस, सी तो करेक्ट है भाई, ऊपर वाले दोनों तो नहीं करेक्ट है। आइए डी की बात करते हैं। इट मूव्स मे बी इन अ सर्कुलर पाथ। मे बी का ऑप्शन ही नहीं है, इट्स श्योरली मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इतना कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि आप ना फाइनली कहते हो उफ लेट्स मूव। तो बहुत ध्यान से, कोई नंबर नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सोचना है आपको, ठीक है? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जी नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट पे होते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ट्राई टू रिकॉल रॉकेट मोशन। हैव सेम डायरेक्शंस। कैसे होगा भाई? मैं एक टेबल को इधर पुश कर रहा हूं तो टेबल मुझे इधर पुश करेगी। हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल। एक्शन रिएक्शन, नन ऑफ द एबव। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक्शन रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। दैट्स इट। लेट्स कम ऑन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई लाइफ में। अगर कहीं पे ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वहां पे पोल्यूशन का लेवल काफी कम है। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से स्पैरो। एनीवे, आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी स्पैरो की। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। स्पैरो फ्लाइंग इन एयर सिट्स ऑन अ स्ट्रेच्ड टेलीग्राफ वायर। चिड़िया ऐसे बैठती रहती हैं, आपने देखा होगा। ट्रेन से या बस से आप जाओ हाईवेज पे तो आप हमेशा देखते हो चिड़िया ऐसे बैठती रहती हैं, ठीक? इफ वेट ऑफ द स्पैरो इज W, होगा तो बहुत कम, लेकिन फिजिक्स में मुझे कुछ वैल्यूज तो लेनी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टेंशन टी प्रोड्यूस्ड इन द वायर। चलिए जरा डायग्राम बना लेते हैं। पहले मान लीजिए वायर ऐसे था, हालांकि ऐसे होगा नहीं, थोड़ा सा वो नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन आइडियली हम मान लेते हैं कि वायर इस तरीके से था। तो जब चिड़िया बैठ जाएगी इसके ऊपर बच्चों, तो वायर भाई चलो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। वैसे इतनी भारी स्पैरो है नहीं हमारी, और टेलीग्राफ वायर तो खैर अब तो टेलीग्राफ का टाइम ही नहीं रह गया। अब तो आप फट से मोबाइल पे व्हाट्सअप करते हो, कहाँ वायर, ठीक है। तो अब वायर मेरा इस शेप में आ गया है। तो देखिए टेंशन टेंशन, अरे आपको टेंशन नहीं करनी है, प्रॉब्लम में टेंशन ये शो हो रही, थीटा फिर से थीटा। अब देखिए इसका वेट जो है ना वो कहाँ काम करेगा, W नीचे की तरफ। तो अगर मैं ये लिखूं, देखिए इसके कंपोनेंट मैं ब्रेक करूंगा, तो इसका t cos थीटा और इसका t cos थीटा दोनों ऊपर आ गए, और t sin थीटा कर देगा कैंसिल एक दूसरे को। तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू W। ठीक बच्चों, थीटा जो है ना वो नियरली 90 के आसपास होगा या नहीं होगा, सोच लीजिए। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो भाई t इज ग्रेटर देन W। अब ये मत करिएगा कि ये 0 हो गया है, मैंने ये नहीं कहा इक्वल टू 90 है, एक अजम्पशन। वैसे भी अगर आप सोचो तो मैं इसको लिख सकता हूं t इज इक्वल टू W अपॉन ट्वाइस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बात सोचिए आप, ट्वाइस कॉस थीटा की कुछ तो वैल्यू होगी, और W को अगर आप उस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली t की वैल्यू W से तो मतलब थोड़ा सा बढ़ के ही आनी चाहिए, ये बेचारा छोटा हो जाएगा ना। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने ये मेंशन किया, तो उस हिसाब से जो t है वो W से बड़ा आएगा। ठीक, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस, पुली वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं वीडियोस में। अगर आप रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा। तो चलिए भाई अब इस डिस्कशन को यहीं पे हम लोग रोकते हैं, विद दिस होप कि आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करोगे इस टाइप के वीडियोस पे। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस टाइम।